इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये रहीम कौन है? ये रहीम को जानने के पहले आपको अकबर को जानना होगा। आप अकबर को जानते होंगे? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। जानते हैं। हाँ, तो हिस्ट्री में पढ़े होंगे। अकबर जो मुगल्स के बादशाह थे। तो जैसे सबसे पहले मुगल बादशाह कौन आया था? बाबर। बाबर। बाबर का बेटा हुमायूं। हुमायूं। हुमायूं का बेटा अकबर, है ना। इसके बाद फिर इनके जो पीढ़ी थी आए थे, है ना। तो ये जो अकबर किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था। तो हुमायूं के समय उनका एक सेनापति था, बैरम खां। हुमायूं के समय उनका सेनापति कौन था? बैरम खां। और जानते हो हुमायूं जो है अर्ली एज में ही एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। तब अकबर की जो उम्र थी केवल 13 वर्ष थी, है ना। तो 13 ईयर्स की। तो उनकी जो देख रेख करने के लिए जिसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो उनके सेनापति बैरम खां को सौंपी गई। तो बैरम खां ने इनको बड़ा किया, है ना। तो जो बैरम खां है अकबर के अभिभावक माने जाते थे। फिर बैरम खां की कुछ एक जगह अहमदाबाद के पास में एक जगह उनकी मृत्यु कर दी गई। तब अकबर ने इन रहीम को, जो बैरम खां का पुत्र है रहीम, इनका पालन पोषण किया। ठीक समझ में आया? तो अकबर अकबर ने किसका पालन पोषण किया? रहीम का। क्यों? क्योंकि अकबर का पालन पोषण किसने किया? बैरम खां। बैरम खां कौन थे? हुमायूं के सेनापति थे। ठीक। तो रहीम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। देखो, रहीम जो है अरबी जानते थे, फारसी जानते थे, संस्कृत और हिंदी के भी अच्छे जानकार थे। तो अरबी फारसी तो वो तो जानते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ संस्कृत और हिंदी के भी वे विद्वान थे। जानना मतलब जस्ट जानना नहीं, विद्वान थे ना। इसी कारण इन्होंने हिंदी में भी इतने सारे दोहे लिखे हैं। इनकी नीति परक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। और जो इनके नीति परक दोहे होते हैं तो उनमें संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप, मतलब जो संस्कृत शब्द जो है वो दिखाई देते हैं, मतलब इनके संस्कृत ज्ञान दिखाई देता है। तो देखो, जो हमारे जो कवि थे, है ना, उन्होंने ब्रज अवधि में लिखा। तो इसी प्रकार ये भी अरबी फारसी तो इनका भाषा ही थी, वो जानते थे। उनके साथ साथ संस्कृत और हिंदी के भी बड़े विद्वान थे। और इनके दोहों में संस्कृत के शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। रहीम मध्य युगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते थे। तो जो रहीम है, हम लोग मध्य युगीन जो दरबारी कवि मानते थे। तो जैसे मध्य युगीन भक्ति काल के जो कवि हैं, जब बात करते हैं मध्य युगीन भक्ति काल कवि, तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, रैदास, है ना। लास्ट में पढ़ा था रैदास। तो ये सब मध्य युगीन के संत कवि हैं। क्या कवि हैं? संत कवि। संत कवि मतलब ये किसी दरबार में नहीं थे, किसी राजा के दरबार में नहीं थे। लेकिन लास्ट लेसन में पढ़ा था हमने कि रैदास को एक इन्विटेशन मिला था, किसके द्वारा? याद है? को क्या सर? हाँ, रायदास को क्या पूछ रहे थे आप? रैदास को अभी मैं बता रहा था कि जैसे रैदास हैं, कबीर हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं और मीराबाई हैं, ये भी मध्य युगीन के कवि थे। और रहीम भी मध्य युगीन के कवि हैं। लेकिन सर मुझे मालूम है सर। हाँ, क्या? सर दिल्ली के सिकंदर लोधी। दिल्ली के सिकंदर लोधी ने किसको निमंत्रण दिया था? रैदास को। क्या बनने के लिए? दरबारी कवि बनने के लिए। लेकिन वो क्या 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 ही रह गए, एक संत कवि के रूप में ही रह गए। मतलब किसी दरबार में जाकर कवि, तो जो दरबारी कवि बनता है तो दरबार में रहना पड़ता है और उसको मान सम्मान सब कुछ मिलता है। लेकिन जो संत कवि होते हैं वो किसी दरबार में नहीं रहते हैं, समाज में रहते हैं और समाज सुधार का काम करते हैं। ठीक है। तो ये जो मध्य युगीन के जो कवि थे वो सब संत कवि थे। लेकिन जो रहीम है ये क्या कहलाए? एक दरबारी प्रतिनिधि कवि कहलाए। क्या कहलाए? दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि। जो दरबारी कवि होते थे उस दरबारी कवियों में एक मुख्य कवि माने जाते हैं। कौन? रहीम। इस प्रकार के दरबारी कवियों में रहीम है, बिहारी है, ऐसे बहुत सारे कवि थे। ठीक। तो अकबर के दरबार में, तो किसके दरबार के कवि थे रहीम? अकबर के दरबार। तो अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। तो अकबर के दरबार में जो है हिंदी कवि भी बहुत सारे लोग रहते थे। तो उन कवियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका था? रहीम का था।
और रहीम जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो आप लोग को याद होगा या आप लोग हिस्ट्री में कहीं पढ़े होंगे, तो अकबर के पास जो है 9 रत्न हुआ करते थे, 9 जेम्स हुआ करते थे। तो 9 जेम्स जो है 9 अलग अलग फील्ड के विद्वान लोग थे। एक बार उनसे मैं परिचय कराना चाहता हूँ। देखो, मुगल बादशाह दरबार के जो 9 रत्न है, अकबर के 9 रत्न। आप लोग उनके पहले जो मंत्री बीरबल को जानते होंगे, है ना? तो एक बीरबल था, एक फैजी था, मान सिंह एक बहुत बड़ा सेनापति था, तानसेन एक ग्रेट म्यूजिशियन था, हकीम हुमाम बहुत बड़ा हकीम था, राजा टोडरमल ये उनका अकाउंटेंट था, फाइनेंशियल मिनिस्टर, ओके, वित्त मंत्री राजा टोडरमल। तो अकबर के जो पूरा फाइनेंस का जो लेखा जोखा रखता था वो ये था, है ना? उसी प्रकार मुल्ला दो प्याजा और अबुल फजल, उसके बाद अब्दुल रहमान, ये जो 9 रत्न है, 9 जेम्स है अकबर के, राइट? ये 9 जेम्स, ये जो है मतलब उनके दरबार के स्पेशल लोग हैं। इन लोगों को अलग कैटेगरी में रखा गया 9 जेम्स करके, है ना? ये मेन थे उनके, बीरबल, फैजी, मानसिंह, तानसेन, हकीम हुमाम, राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम कानकाना, अबुल फजल, मुल्ला दो प्याजा, ये 9 जेम्स थे। ठीक, हाँ। तो रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। तो रहीम के काव्य का जो मुख्य थीम था, विषय था, वो श्रृंगार था, मतलब सौंदर्य था, है ना? नीति माने ज्ञान, उपदेश, और भक्ति, साथ में क्या थी? भक्ति थी। तो इनकी जो जो दोहे होते हैं वो नीति परक होते हैं, उपदेशात्मक होते हैं, ज्ञान परक होते हैं, है ना? इनकी दोहे ज्ञान परक होते हैं। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे, और रहीम जो है इस मध्य युग में मतलब जैसे 14-15 सेंचुरी जो था, उस समय के बहुत बड़े पॉपुलर कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते थे, और जो इनके दोहे थे सर्वसाधारण माने आम जनता, कॉमन पीपल को आसानी से याद हो जाते थे। इनके नीति परक दोहे ज्यादा प्रचलित है, और इनके जो दोहे हैं जो नीति परक थे, मतलब नीति परक माने ज्ञानदायक, लोगों को क्या देता था? वो ज्ञान देता था। तो ज्ञानदायक जो दोहे थे बहुत ही ज्यादा प्रचलित थे, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देखकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया। तो जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देखकर, जिनमें दैनिक जीवन मतलब हमारे जो रूटीन लाइफ को दृष्टि में रखकर मतलब हमारा जैसा रूटीन लाइफ में क्या होता है, उसी चीज को उन्होंने सहज, सरल और बोधगम्य, सहज माने एकदम नेचुरल, सरल माने इजी, और बोधगम्य माने अंडरस्टैंडिंग बना दिया। उनके जो दोहे होते हैं मतलब बहुत ही सरल होते हैं, नेचुरल होते हैं, और अंडरस्टैंडिंग तो ना समझने लायक होते हैं, क्योंकि उनके जो दोहे होते हैं कहाँ से लिए गए होते हैं? दैनिक जीवन से, हमारे रूटीन लाइफ से ही लिए गए होते हैं। जो थीम है, जो सब्जेक्ट है, कहाँ का होता है? हमारे रूटीन लाइफ का होता है। तो हम लोग को बहुत ज्यादा स्पेशल सोचने की जरूरत नहीं होती है, इजिली समझ में आ जाता है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। तो उस समय जो है 14 सेंचुरी 15 सेंचुरी में जो भाषा चलती थी हिंदी में, वो मुख्यतः कौन सी होती थी? अवधी और ब्रज। तो ये दोनों भाषाओं का, इसमें ना अवधी ना ब्रज, दोनों भाषाओं का समान अधिकार था, मतलब पूरा पूरा ज्ञान था, इक्वली ज्ञान था दोनों भाषाओं का। मतलब जितना वो अवधी जानते थे उतना वो ब्रज भी जानते थे। तो वो एक बहुभाषी, तो देखो अभी तक जितने हम लोग कवि जैसे पढ़े होंगे वो 4 या 5 भाषाओं को जानते होंगे, लेकिन ये एक बहुभाषी, मतलब देखो वो भी डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं, अरबी जानते हैं, फारसी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, और हिंदी में ब्रज, अवधी, सब भाषाओं का समान अधिकार था, मतलब विद्वान थे। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया, और इन्होंने अपने काव्य में जो दोहे हैं, जो काव्य हैं, इसमें जो भाषा है प्रभावपूर्ण माने एकदम लोगों के समझ में आने लायक भाषा का प्रयोग किया। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? रहीम किसके दरबार के कवि थे? अकबर। ओके, रहीम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खान। अब्दुल रहीम खान का नाम। रहीम के पिता कौन थे? याद है? बैरम खान। रहीम के पिता कौन थे? बैरम खान। और हुमायूं का बैरम सेनापति। हाँ, हुमायूं का बैरम का सेनापति। गुड। बैरम खां कौन थे? हुमायूं का सेनापति था। तो हुमायूं की जो अर्ली डेथ हो जाती तो उसके बाद जो है बैरम खां जो है
अकबर को मतलब राजगद्दी पे बिठाकर, 13 साल का रहता है लड़का, लेकिन उसको राजगद्दी पे बिठाकर पूरा राज्य कौन चलाता है? बैरम खां चलाता है ना। अब जब किसी युद्ध में जो है जो बैमिस्टिक बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो पुत्र है रहीम, रहीम का पालन पोषण कौन करता है? अकबर करता है। ठीक, और अपने दरबार में उसे एक मंत्री बनाता है और सेनापति बनाता है। तो रहीम ने अकबर के रहीम रहीम अकबर के दरबार में एक मंत्री था, सेनापति था और एक कवि था, बहुत सारे पद पर था। इसी कारण उनको अकबर ने ही एक उपाधि दी थी, वो था खान खाना। इस वर्ड को समझो, खान खाना मतलब उनका नाम क्या है? अब्दुल रहीम, लेकिन अकबर ने उन्हें एक उपाधि दी थी, वो है खान खाना। मतलब खान तो जो है जैसे मुस्लिम संप्रदाय में एक रिस्पेक्ट होता है खान माने, और वो खान में फिर खाना लगा दिया, माने खानों का खान, मतलब जो सरदारों का सरदार बोलते हैं ना, उसी प्रकार खानों का खान मतलब खान खाना, उतना रिस्पेक्टफुल उपाधि है जो, इसी कारण इनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना जी बोलते हैं या खान खाना साहब बोलते हैं, राइट। ठीक, अब दोहे में चलते हैं। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, भरवे, भाषिक वेद वर्णन, ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। तो रहीम की जो कृतियां हैं, जो रचनाएं हैं, ये हैं। उसमें क्या है? रहीम सतसई, जो आज हम लोग दोहे पढ़ेंगे वो रहीम सतसई से पढ़ेंगे, इसी में से पढ़ेंगे। तो रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, नाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, भरवय, भाषिक वेद वर्णन, ये सब जो है उनकी रचनाएं हैं। और ये सब का जो ग्रंथ है, ये सब का जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन को कहा गया है रहीम ग्रंथावली। क्या कहा गया है? रहीम ग्रंथावली, है ना, है ना। अगर पूछा जाए तो जो रहीम की कृतियां हैं वो किसमें संकलित हैं, किसमें समाहित हैं? रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। ठीक, प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीति परक दोहे दिए गए हैं। तो जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें रहीम के कुछ नीति परक दोहे दिए गए हैं। नीति परक मतलब समझ रहे हो? बता रहा हूँ, नीति परक माने नीति देना, मतलब मोरल देना, है ना। तो हमारे लाइफ वैल्यूज के बारे में बताना। मोरल्स, नीति में मोरल्स परक होते हैं, मॉरल वैल्यूज होते हैं। ये एक पाठक को अच्छे के साथ कैसा बर्ताव, समाज मतलब लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं। वहीं मानव मात्र को और आकरणीय आचरण की भी ये दोहे होते हैं, जहां एक और पाठक को, पाठक माने पढ़ने वालों को, औरों के साथ मतलब दूसरों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं। तो जो प्रस्तुत दोहे हैं वो पढ़ेंगे तो हम क्या सीखेंगे? ये सीखेंगे कि हमें लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे उनके साथ बिहेव करना चाहिए। वहीं मानव मात्र को करनी और अकरणी, मानव को मतलब मानव को करनी मतलब क्या करना चाहिए और अकरणी क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे आचरण की भी नसीहत देते हैं, मतलब ऐसे बिहेवियर की भी नसीहत सलाह देते हैं। तो क्या चीज सीखते हैं? दो चीज, एक चीज कि हमें लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, और दूसरा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सीख, नसीहत, ये सीख हमें मिलता है। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है, और इन्हें एक बार पढ़ लेने से हम आसानी से भूल नहीं पाते हैं, है ना। और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका याद आना लाजमी है जिनका इनमें चित्रण है। तो जब वो सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन में जो इनकी दोहे जो है सडनली याद आ जाते हैं, और इसका इसमें चित्रण है ना। तो हमें कभी भी मुसीबत के समय या किस परिस्थिति में कैसे बिहेव करना चाहिए और कैसे क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, इन दोहों के द्वारा हम सीखते हैं। तो जब हम इन दोहों को सीख जाते हैं तो हम समाज में किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जब वो परिस्थितियां आती हैं हमारे सामने तो ये दोहे हमें याद आते हैं, या फिर ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, हमें ज्ञान आता है, इससे हम आसानी से उस समस्या से निकल सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं पहला दोहा क्या बोलता है? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। एक एक वर्ड मीनिंग, अगर जो कोई वर्ड मीनिंग चाहिए पूछो। रहीमन धागा प्रेम का, धागा माने समझते हो? थ्रेड, धागा माने थ्रेड, है ना। मत तोड़ो, तोड़ो माने तोड़ना, ब्रेक करना। चटकाए, चटकाए माने
झटके से, सडन से, क्या है मैंने, एकदम झटके से, एकदम सडन, टूटे से फिर ना मिले। अगर एक बार टूट गया फिर ना मिले, फिर नहीं मिलता, मिले गांठ पड़ जाए। गांठ माने नॉट, गांठ माने नॉट। जैसे देख लो, एक धागा लिया जाए और धागे को हम तोड़ देते हैं, तो फिर उस धागे को हम जोड़ सकते हैं? नहीं। अगर जोड़ना है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? गांठ पड़ जाएगा। क्या आएगा? गांठ पड़ जाएगा। ठीक है, समझे? अब इसका भाव समझते हैं। क्या बोलता है कि प्रेम का बंधन जो है किसी धागे के समान होता है। तो हमारे जो रिलेशन होते हैं, कोई सभी रिलेशन जो है, वो जो प्रेम का बंधन होता है, जिसमें प्रेम होता है, चाहे वो दोस्ती का बंधन हो, कोई सभी रिलेशन हो, हम किससे जुड़े होते हैं? प्रेम से ही जुड़े होते हैं। तो जो प्रेम का बंधन है किसी धागे के समान होता है। ये जो बंधन है किसके समान होता है? एक धागे के समान होता है। इसे कभी भी झटके से तोड़ नहीं देना चाहिए। तो लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी बंधन को झटके से तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। हमें उस बंधन को हमेशा बचा कर रखना चाहिए, है ना, प्रोटेक्ट करते हुए रहना चाहिए। क्योंकि एक बार इस बंधन को तोड़ दोगे तो क्या होगा? क्योंकि जब कोई धागा एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। तो जैसे एक बार धागा लो हाथ अपने हाथ में और उसको तोड़ो, फिर उसे जोड़ने की कोशिश करो, वो जुड़ेगा नहीं। जोड़ने की कोशिश में उस धागे में गांठ पड़ जाएगी। अगर आप जोड़ने की कोशिश भी करोगे तो उस धागे में क्या होगा? एक गांठ आएगा, गांठ पड़ेगा, नॉट। गांठ माने नॉट। किसी से रिश्ता जब एक बार टूट जाता है, उसी प्रकार जब किसी से रिश्ता एक बार आप तोड़ देते हो तो फिर उस रिश्ते को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। अगर जुड़ भी जाता है, अगर वो रिश्ता जुड़ भी जाएगा तो उनके जो मन में जो भाव है, वो कटुपन है, वो हमेशा के लिए रह जाएगा। जिस पर धागे को जोड़ने पर गांठ रह जाएगा, उसी प्रकार उनके मन में जो कटुपन है, वो जो भाव है, वो हमेशा के लिए रह जाएगा। फिर पहले जैसा वो जो बंधन है वो नहीं हो पाता है। ठीक, समझे? एनी डाउट इसमें? नो सर। आया समझ में? समझ में ही नहीं आ रहा। कौन? शिफाली सर। हाँ, सर शिफाली। वाली। हाँ, तो फिर सुनो ध्यान से, क्या बोला है? रहीमन धागा प्रेम का। तो जो हमारे जो बंधन है, बंधन माने रिलेशन है, उसको किससे कंपेयर किया है? धागे से। किससे कंपेयर किया है? धागे से, है ना? धागे से। तो धागा लो और धागा को तोड़ो, फिर उसको जोड़ पाओगे? नहीं। नहीं। अगर मान लो जोड़ देते हैं तो जोड़ने से क्या पड़ जाता है? पीछे टूट जाता। नहीं। अगर एक धागा लो, धागा को तोड़े हम लोग, तो तोड़ के फिर उसको सामने लाएंगे तो जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। तो उसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? गांठ डालना पड़ता है। तो जब जब जोड़ते हैं तो गांठ आ जाता है, राइट? लेकिन पहले जैसा जैसा धागा था वैसा बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि टूट चुका है। तो टूटने के बाद जब जोड़ेंगे तो उसमें गांठ पड़ जाता है। नॉट, गांठ माने नॉट। सही समझ में आइए? क्लियर? धागे का समझ में आया? तो धागा को जब एक बार लोगे, है ना, तो उसी प्रकार किसी रिश्ते को लो। कोई रिश्ता मतलब कोई रिलेशन को, उस रिलेशन को कभी भी, मतलब क्या है कि हमारे जो लाइफ में कभी कभी ऐसी घटनाएं आती हैं कि हम सुनी अनसुनी बातों को विश्वास कर लेते हैं। तो कुछ भी ऐसा हो जिससे हम किसी रिश्ते को सडनली तोड़ देते हैं, है ना? तो तोड़ देते हैं या उसको हम भला बुरा कह देते हैं और अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं, मान लो, है ना? वो चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे कोई भी हमारे रिलेशन के कोई भी हो, उसको हम निकालते हैं। लेकिन बाद में जब हमें पता चलता है कि वो निर्दोष था, उसकी कोई गलती नहीं है, अब उसको हम उससे अपने से फिर जोड़ना चाहते हैं, तो जुड़ेगा? नहीं। अगर जुड़ भी जाता है, मान लो जुड़ जाता है, तो जो उसके मन में जो गांठ पड़ी है, जो भाव, जो कटुपन आपके लिए कि आपने ऐसा किया है, वो क्या साफ हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब जो हमारा रिश्ता है, ये जो रिश्ता है, पहले जैसा एकदम पाक हो सकता है? नहीं सर। हो सकता। ठीक, सर। तो यहाँ से हमको इस दोहे से हमें क्या सीख मिलती है कि जो, हाँ सर मेरे को क्वेश्चन पूछना है सर। और हाँ आदित्य को कोई क्वेश्चन है? हाँ पूछो। आदित्य सर ये को है सर। मिले गांठ परी जाए का मतलब क्या होता है सर? मिले गांठ पड़ जाए मतलब मिलने, मिले मतलब धागा को मिलाने पर, फिर उसको जोड़ने पर वो सामान्य रूप से पहले जैसा था वैसा जुड़ेगा नहीं।
है ना, लेकिन उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक गांठ पड़ जाएगा। अभी एक एक्सरसाइज कर लो, आप अपने घर में एक धागा लो और धागा को तोड़ो, तो जोड़ेगा तो जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा। तो उसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, गांठ डालना पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, उसमें गांठ पड़ गया, पहले जैसा धागा बनेगा नहीं बनेगा। उसी प्रकार जो कोई रिश्ता है, उस रिश्ते को हम सडनली तोड़ देते हैं। मान लो किसी के बात के आने पर, किसी के कहने के आने पर, मतलब कोई कुछ बोल दिया तो उसको सुन के सच मान लिया और अपने किसी अच्छे रिश्ते को हमने तोड़ दिया। कोई दोस्त हो, कोई भी हो, तोड़ दिया। फिर उस दोस्ती को फिर सामान्य रूप से बना सकते हो नहीं, है ना। वो पहले जुड़ भी जाए, लेकिन उसके मन में जो है भेद हमेशा के लिए रहेगा, पहले जैसा फिर वो जैसा जो है नहीं बनेगा। ठीक है सर। समझ में? हाँ, तो इसी कारण जब हम किसी रिश्ते में रहते हैं तो उस रिश्ते को हमें मजबूती से प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहाँ पर कवि रहीम क्या बोलते हैं, वही सजेशन देते हैं कि हम अपने रिश्ते को, जो भी जो प्रेम का रिश्ता है ना, जो रिलेशनशिप है हमारे, उसको हमें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करना चाहिए। जल्दबाजी में, है ना, बिना सोचे समझे उसे तोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बार टूट जाएगा तो फिर कभी जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा भी तो उसके मन में हमेशा के लिए भेद रहेगा। ठीक, समझ में आए? नेक्स्ट, यस सर। ये देखो रहीमन, ये देखो धागा, धागा को फिर अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या पड़ेगा, गांठ पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट। अब देखो ये वाला तो, रहीमन निज मन की बिथा। रहीमन मने रहीम, एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊं। रहीमन मने रहीम, नोट्स होगा तो बगल में लिखते रहना। निज, निज मने अपनी, निज मने अपनी, मन की मतलब अपने हृदय की, अपने अंदर की। पिता, पिता मने व्यथा, व्यथा मने पीड़ा, जो आपके दुख है। पिता मने दुख। ठीक, समझा? वर्ड के मीनिंग बता रहा हूँ। मन ही, मन में ही। राखो मतलब रखो। गोए, गोए मने सीक्रेट, गुप्त। गोए मने सीक्रेट, गुप्त रखो। सुनी, सुनने पर। अठी लय है, अठी लय है मने, अठी मने हंसना, मजाक बनाना। अठी मने मजाक बनाना। लय है मने लेंगे, मजाक बना लेंगे। लोग, पीपल, सब मने सभी लोग। बाटी, बाटी मने बांटना, बांटना मने एक दूसरे के साथ, जैसे हम सुख दुख को बांटते हैं, तो सुख है तो सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं, और दुख है तो दुख सबको बांटते हैं। मतलब इससे क्या है, हमारा दुख कम होता है। ना, नहीं। लह मने लेता है, कोई, कोई मने कोई भी, एनीवन। ओके, तो फिर देखो आया एवरी वर्ड मीनिंग में समझ में आया, लिखे। Sir, can you, हम्म, sir, you weren't clear हाँ, on that. I couldn't hear you clearly. Can you repeat that? हाँ, तो वहां पर देखो अपने माइक से ना, अनम्यूट क्यों, म्यूट किया करो, जब पूछना है तो तब अनम्यूट किया करो। ओके, तो देखो रहीमन, रहीमन मने रहीम। निज मने अपनी, मन, मन की मतलब अपने अंदर की। पिता मने दुख, मन ही, मन में। राखो मने रखो। गोए मने गुप्त रूप से, गुप्त रूप से मने सीक्रेट। सुनी मने सुन लेंगे। अठी लय है, अठी मने हंसना, मजाक बनाना। लय है मने लेंगे। लोग मने पीपल। पार्टी मने बांटना। लय है मने लेंगे। कोई, कोई मने कोई, एनीबडी। ठीक, ठीक है। Yes, sir. अब देखो, हाँ, अब कहता है कि रहीमन निज मन की बिथा। रहीम क्या कहते हैं कि अपने जो मन की बिता है, मन का जो दुख है, आपके जो दुख है, उस दुख को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। उस दुख को हमेशा मन में ही रखो, छिपा कर रखो। उसे लोगों के साथ मत बांटो, है ना। जैसे मेरे अंदर एक दुख है, वो दुख जो है सब लोगों को, कोई कुछ लोग होते हैं जैसे उसको छोटे, कोई सा भी छोटा बड़ा जो भी दुख है, वो दुख जो है अब बांटना चाहिए, लेकिन किसके साथ बांटना चाहिए, आप अपने परिवार के साथ, अपने सज्जन जो लोग हैं, आप जो लोग हैं उनके साथ बांटो। लेकिन वो गली में आकर, बाहर आकर सबको, कुछ लोग बताते फिरते ना, ऐसे आपके अपने दुख को लोगों को बताते हुए मत फिरो। अपने मन के व्यथा जो दुख है उसको सीक्रेट रखो। क्यों? क्योंकि सुन लेंगे अठिलय हैं, ये लोग जो हैं आपके दुख को तो सुनेंगे, लेकिन उसका मजाक बनाएंगे। बांटे न लगे कोई, आपका दुख कोई बांटेगा नहीं, आपका दुख कोई बांटेगा नहीं। मतलब आपके दुख में कोई शामिल नहीं होगा, कोई आपका दुख कम नहीं करेगा, लेकिन आपका मजाक जरूर बनाएंगे। जैसे मान लो आपको, किसी को कोई दुख है, वो दुख है तो वो जब अपने परिवार से बात करता है या परिवार को बताता है, तो परिवार वाले जो हैं उसके अपने हैं तो उसकी सहायता करेंगे। ठीक, लेकिन
वो उस चीज को, उस दुख को उसे अपने परिवार के साथ ही बताना चाहिए, परिवार के साथ ही बांटना चाहिए। लेकिन वो बाहर आकर लोगों को बताते फिरेगा, मान लो जैसे कि गली में आया, गली में सब लोगों को बताते हुए फिर रहा है, तो क्या लोग उसकी सहायता करेंगे? कोई नहीं करेगा। लेकिन उसका दुख जानकर सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका दुख तो कोई बांटेगा नहीं, है ना। तो ये एक मॉरल है, लोगों को बता रहा है रहीम। क्या बोलता है कि अपने दर्द को दूसरों से छिपा कर ही रखना। जो आपके दर्द है, जो आपकी कमजोरी है, उसे लोगों पर व्यक्त मत करना, लोगों से छिपा कर ही रखना। क्योंकि जब आपका दर्द किसी अन्य को पता चलता है तो लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। जब आपका दर्द किसी को पता चलता है, आप लोग देखे होंगे, एक्सपीरियंस हुआ होगा, है ना। जब हम अपना पेन बताते हैं बाहर वाले को, किसी को, तो हेल्प तो नहीं करता, लेकिन उसका मजाक जरूर उड़ाता है। ठीक, तो आपका दर्द किसी अन्य को पता चलता है तो लोग उसका मजाक ही उड़ाते हैं। कोई भी आपके दर्द को बांट नहीं सकता। तो कोई भी जो आपके जो दर्द है, जो दुख है, उस दुख को बांट नहीं सकता। ठीक, आया समझ में? इसमें कुछ डाउट? नहीं डाउट? नो सर। ठीक है, ये समझ आया ना। मतलब क्या करना चाहिए, आपके जो दुख है, जो आपके दुख को क्या रखना चाहिए, आपको छुपा कर रखना सीक्रेट। चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए। क्योंकि लोगों को बताओगे तो लोग क्या करेंगे? उसको मजाक मजाक उड़ाएंगे। उड़ाएंगे। ठीक, इसी कारण तो किसको बताना चाहिए? अपने लोगों को बताना चाहिए। किसको बताना चाहिए? अपने परिवार के लोग, अपने कोई लोग जो आपकी मदद कर सकता है उसे बताना चाहिए, ना कि सब लोगों को बताएं। ठीक ठीक। अब तीसरे में एक सदे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो, फूले फले अगाए। तो तो रहीम रहीम जो दोहे मोरल हैं, आपको ज्ञान मिलेगा कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब। तो यहाँ पर रहीम फिर बताते हैं कि एक ही सदै, एक ही माने एक, सदै माने साधना चाहिए, साधना माने करना चाहिए, है ना। साधना माने करना, करना माने काम करना कोई भी। सबे सदे, तो सब सदे माने सब हो जाता है। सबे साधे, सब काम करने जाओगे। साधे माने क्या बोला? करने जाना। सब जाए, सब चला जाता है। रहीमन मूलही, मूलही माने जड़, जड़ माने रूट्स, जड़ माने रूट्स। सिंचिबो, सिंचिबो माने पानी देना, सिंचिबो माने पानी देना। फूले माने फूल, फले माने फल, अगाए, अगाए माने लगता है या उगता है। ठीक, कोई वर्ड मीनिंग डाउट पूछो? नहीं सर। नहीं, सभी आया? ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है रहीम? हाँ, तो साधे साधे माने काम करना, साधे माने काम करना, सींचबी सींचबो। है ना। काम करना मतलब किसी एक कार्य पर कंसंट्रेट करना। ठीक, तो यहाँ बोलता है एक ही सदे, एक ही सदे माने रहीम क्या कहता है कि किसी एक काम पर ही कंसंट्रेट करो। एक ही सदे माने किसी एक काम को लो, उसी को लक्ष्य बनाओ और उसी पर कंसंट्रेट करो। सब सदे, लेकिन लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा ये काम करते हैं, थोड़ा वो काम करते हैं, थोड़ा ये काम करते हैं, थोड़ा वो काम करते हैं, मतलब सब काम में हाथ डालते हैं। जब कोई सब काम में हाथ डालेगा तो सब काम, सब साधे सब जाए, सब काम सब चला जाता है, कोई काम पूरा नहीं होता, है ना। तो आपको एक समय में क्या करना चाहिए? एक काम करना चाहिए और एक काम के बारे में ही सोचना चाहिए, जिससे वो काम कंप्लीट होगा और आपके जो धीरे धीरे दूसरे काम भी कंप्लीट होते जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखो क्या बोलता है कि रहीम एक सदै सब सदै। जब आप एक कार्य को, जो आपके पास बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन उस बहुत सारे कार्यों में से जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है उसको लक्ष्य मानोगे और उसको करना स्टार्ट करोगे, तो जो बाकी छोटे छोटे कार्य हैं अपने आप होते चले जाएंगे, है ना। आपको कोई मुसीबत का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब सब काम करना स्टार्ट कर दोगे, सब में हाथ डालोगे, लेकिन किसी भी एक काम को पूरा वक्त नहीं दोगे, तो क्या कोई सभी काम कंप्लीट होगा? नहीं होगा, है ना। सब के सब काम अधूरे रुक जाएंगे। उसी प्रकार जैसे उदाहरण देता है, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अगाए। आपको फूल और फल चाहिए, है ना। तो आपको फूल और फल चाहिए, तो फूल और फल के लिए दौड़ोगे तो कभी आपको मिलेगा नहीं। तो एक पौधे के मूल को सींचना पड़ता है, मूल माने रूट्स, उसके जड़ को सींचना पड़ता है। जब उसके जड़ को सींचने लग जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद उस पौधा बढ़ेगा और पौधे से फूल और फल भी मिलेगा, है ना। तो आप जो है भविष्य के किसी एक लक्ष्य को साधना चाहते हो। मान लो अब ये आप ही बता रहा हूँ, एक जो है आईआईटी करना चाहता है,
तो आईआईटी करना चाहता है तो अभी से ही उसको पढ़ाई स्टार्ट करके पढ़ाई में उसको पूरी तरह से क्या होना चाहिए, लीन होना चाहिए, उसको कंप्लीट करते जाना चाहिए। तो एक एक काम धीरे धीरे वो करते जाएगा तो आखिरी जो सब काम है उसके कंप्लीट होते जाएंगे, है ना। लेकिन वो एक काम को छोड़ दिया, जो मेन काम है उसको छोड़ दिया। सर सींचिबो मतलब सींचिबो माने पानी देना। किसमें पानी देना? मूलही। मूलही माने इसको क्या बोलते हैं? जड़। जड़ माने रूट्स। तो रहीम कहते हैं कि जब पौधे के जड़ को आपको पानी देना है ना, तो पौधा क्या देगा आपको? फूले फला गया, वो पौधे बढ़ता है और पौधे में फूल और फल लगते हैं, है ना। तो कहाँ देना पड़ता है आपको पानी? जड़ में देना पड़ता है। तो जड़ में दो तो पौधा जो है ऊपर बढ़ेगा। लेकिन जड़ में क्यों दूं मैं पानी? फूल और फल तो ऊपर लगते हैं, तो ऊपर ही दूंगा, नीचे नहीं दूंगा। सोचोगे तो नीचे जब तक पानी नहीं आएगा ऊपर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, है ना। तो आपके पास बहुत सारे काम है, तो उसमें मूल काम क्या है? मूल काम मतलब मेन वर्क क्या है, उसको निकालो पहले और उसको करो, तो जो बाकी काम है अपने आप हो जाएंगे। समझ में? ये आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है कि एक बार कोई एक कार्य ही करना चाहिए। एक बार में कोई एक कार्य लो, वो कार्य भी क्या है? जो उन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो, मूल कार्य हो, है ना। एक काम के पूरा होने से कई काम अपने आप हो जाते हैं। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, तो अपने जीवन में आप एक ही लक्ष्य बनाओ कि आप क्या बनना चाहते हो, उसी लक्ष्य की ओर जाओ, तो आप कंपलसरी उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे। लेकिन आप आपके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को पाना चाहते हो, है ना। आप आईआईटी ज्वाइन करना चाहते हो, आप आईपीएस ज्वाइन करना चाहते हो, आईएएस करना चाहते हो। सोच लो, अगर ऐसा अगर आपके माइंड में है तो आप किसको कर पाओगे? किसी भी काम को कर पाओगे? नहीं, कुछ भी हाथ नहीं आता। तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या देता है और यह एक सीख क्या देता है कि अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को करते चले जाओ। आपको फूल और फल मतलब आपका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। यह वैसे ही है जैसे जड़ में पानी डालने से किसी पौधे में फूल और फल आते हैं। आया समझ में? तो आपको क्या करना चाहिए अपने जीवन में? क्या करना चाहिए? एक ही लक्ष्य बनाना चाहिए और उसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करना चाहिए, जिससे बाकी सब काम हो जाएंगे। ठीक? एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट देखो। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जापर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। तो यहाँ पर जो है चित्रकूट, चित्रकूट ये एक स्थान है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है एक स्थान। चित्रकूट में रमी रहे, चित्रकूट में रमी रहे, रमी रहे माने कुछ दिन रहे। कौन? रहीमन अवध नरेश। रहीमन, रहीम कहते हैं कि अवध नरेश। अवध नरेश, अवध माने अयोध्या, चित्रकूट माने बताया ना स्थान, रही माने रहना, है ना, कुछ दिन बिताना। रहीमन, रहीमन माने रहीम, अवध माने अयोध्या, नरेश, नरेश माने राजा। अयोध्या का राजा कौन था? हाँ, लेकिन यहाँ पर अवध नरेश किसके लिए यूज किया गया है? राम के लिए। किसके लिए यूज किया गया है? राम के लिए। अवध नरेश, है ना, जो प्रिंस है। कौन है? अयोध्या के प्रिंस राम, तो राम के लिए यूज किया गया है। जा पर विपदा पड़त है, जिस पर भी विपदा, विपदा में मुसीबत आती है, सो आवत यह देश, और वो ये देश आता है। किस देश में आता है? चित्रकूट। तो यहाँ पर इसके बारे में बताया गया कि चित्रकूट जो है एक रमणीय स्थान है। रमणीय माने एक, जैसे कि आजकल हम लोग हिल स्टेशन बोलते हैं ना, तो वो एक हिल स्टेशन है, पहाड़ों से और जंगलों से भरा हुआ एक क्षेत्र है। तो जब राम को अयोध्या से वनवास के लिए निकाला गया था, 14 वर्ष वनवास भोगने के लिए भेजा गया था, तब वनवास जाते वक्त राम कुछ दिन इस चित्रकूट में रहे थे, चित्रकूट में रहे थे और अपने जो मुसीबत में कुछ दिन यहाँ पर वो बिताए थे, है ना। तो ये रहीम कहते हैं कि जो चित्रकूट है ऐसा रमणीय स्थान है जहाँ पर जो लोग विपदा में होते हैं वो लोग कुछ दिन आनंद करने के लिए, कुछ दिन उस दुख को भूलने के लिए वहां पर जाकर रहते हैं। तो जब राम को वनवास मिला था तो वे चित्रकूट में रहने गए थे। चित्रकूट घनघोर वन में होने के कारण रहने लायक जगह नहीं थी, पर ऐसी जगह वह रहने जाता है जिस पर कोई भारी विपत्ति आती है। लेकिन ऐसी जगह कौन रहने जाता है? जिस पर भारी विपत्ति आती है वही इस जगह रहने जाता है। ठीक है समझ में? तो चित्रकूट में कौन रहे थे? राम रहे। सर ये वनवास क्या होता है सर? वनवास, वनवास होता है जंगल,
हाँ ये वनवास है, तो बा आ गया वनवास। वनवास माने जंगल में वास करना, वन माने जंगल, जंगल में वास करना। तो श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। तो श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों अयोध्या छोड़कर आ गए थे। हम लोग लास्ट ईयर में भी पढ़े थे और राम वनगमन में, तो आ गए थे। तो जब वो राम वनगमन में कहाँ से पढ़े थे, जब वो अयोध्या से निकले थे, तो गांव वाले जो है, बीच बीच के गांव वाले देखकर क्या क्या बात कर रहे थे वो सब पढ़ा था। लेकिन वो कुछ दिन बाद जब वो चित्रकूट पहुंचे, तो चित्रकूट में कुछ दिन वहां रहने लगे। तो रहीम कहते हैं कि ये ऐसा देश है कि जो लोग बड़ी विपदा में रहते हैं, बड़े मुसीबत में रहते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर कुछ दिन रहते हैं, है ना। तो देखो इसके बारे में चित्र देखेंगे। ये है चित्रकूट के जो गुफाएं हैं, तो जहाँ रहते थे चित्रकूट धाम, जहाँ वनवास के दौरान ठहरे थे प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण। तो वहां पर आपको एक सबरी दिखी होगी, सबरी के बेर खाए थे, हाँ, है ना। सबरी को झूठे झूठे वेद भी खा लिए थे। हाँ, झूठे बेर भी खाए थे। तो वहां पर सबरी मिली थी उनको, तो सबरी के झूठे बेर भी खाए थे। तो ये उस समय वो चित्रकूट में कुछ बहुत दिनों के लिए रहे थे। ठीक, तो आज हम लोग इसमें 11 दोहे हैं, आज हम लोग 4 दोहे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में बाकी पढ़ेंगे। ठीक, तो ये 4 दोहे याद है ना। देखो हाँ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहले रहीम का जन्म कब और कहाँ हुआ था, याद है। रहीम का जन्म लाहौर। में हुआ था। लाहौर में, और 1556 में हुआ था। रहीम का पूरा नाम क्या है, अब्दुल अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम किसके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, अकबर। ओके ओके। रहीम ने प्रेम के धागे को झटके से नहीं तोड़ने के लिए क्यों कहा, क्यों झटके से नहीं तोड़ने के लिए कहा, क्योंकि एक बार धागा टूट जाता है तो तो कभी वापस नहीं जुड़ता। नहीं जुड़ता। उसी प्रकार कोई रिश्ता टूट जाए तो फिर पहले जैसा सामान्य नहीं हो पाता। ठीक, हाँ ठीक है। रहीम अपना दुख दूसरे को क्यों नहीं बताने के लिए कहते हैं, क्योंकि अगर वो अपने दुख किसी और को बताएगा तो क्योंकि वो बाहर वाले मजाक को उड़ाएंगे हमारे फिर। हाँ, तो उसके वो मजाक उड़ाएंगे। कोई उसका दुख बांटेगा नहीं, लेकिन उसका मजाक उड़ाएंगे। ठीक, एक को साधने से सब कैसे सज जाता है, सर अगर हम एक को साधेंगे तो मतलब कि दूसरे को साधने की क्षमता आ जाती है। अगर हम एक काम पूरा नहीं करते तो एक काम करके दूसरा काम पूरा करना चाहिए। हाँ, एक काम करने के बाद फिर दूसरा काम पूरा करना चाहिए। तो एक एक काम करते जाओगे, एक एक काम करते जाओगे तो पूरे काम हो जाएंगे। लेकिन एक साथ सब काम करने जाओगे तो कोई भी काम कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा था, उनकी एक विपदा आएगी। विपदा आई थी। क्या विपदा थी उनको, कि उनको वनवास भेज दिया गया था, 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया गया था। तो वो कुछ समय के लिए चित्रकूट में रहे थे, है ना। तो इसके लिए रहीम कहते हैं कि जिस पर विपदा आती है वो चित्रकूट में कुछ समय रहता है।